हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ली चटेलियस प्रिंसिपल। ये ली चटेलियस प्रिंसिपल अगर हम किसी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी और केसी में क्या रिलेशन था, तो उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए ली चटेलियस प्रिंसिपल अगर हम किसी हिंदी मीडियम की बुक में देखें तो ये लिखा होता है ला सापेलिये नियम। हम इसको इंग्लिश में ली चटेलियस प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ली चटेलियस प्रिंसिपल से हम क्या सीखते हैं, किसी भी इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट हो सकता है उसके कंसंट्रेशन में चेंज करने से, उसके प्रेशर में चेंज करने से या उसके टेम्परेचर में चेंज करने से उस इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होता है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम के इफेक्ट की बात करें तो चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन द प्रेशर, चेंज इन द टेम्परेचर और यूज ऑफ द कैटलिस्ट एज वेल एज द एडिशन ऑफ द इनर्ट गैस। तो ये 4-5 चीजें होती हैं जिसमें से एडिशन ऑफ कैटलिस्ट सबसे पहले हम जान लें, और हम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की बात करें तो अगर इनर्ट गैस के एडिशन की बात करते हैं तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है कि वो प्रेशर सेम है कि वॉल्यूम सेम है। अगर प्रेशर सेम होता है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उस एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का इफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ कैटलिस्ट की। किसी भी इक्विलिब्रियम में अगर हम कैटलिस्ट को ऐड कर देते हैं तो उसके इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब वो ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होता है कि वो किसी तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो 3 चीजें बचती हैं, वह 3 चीजें होती हैं कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इन 3 चीजों के बारे में हम इस प्रिंसिपल से कंक्लूजन निकालते हैं कि ली चटेलियस प्रिंसिपल से किसी भी इक्विलिब्रियम में हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो उसके इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा, उसका प्रेशर बढ़ा दें या घटा दें तो उसके इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा, या उसका हम टेम्परेचर बढ़ा दें या घटा दें तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। जो नंबर पहला है वो होगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से किसी भी इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अगर देखें, सपोज कर लिए हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसा हम बार बार लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है A प्लस बी, रिवर्सिबल रिएक्शन C प्लस डी। तो A और B रिएक्टेंट है, C और D क्या है, प्रोडक्ट है। तो इस तरह से अगर आपने ये देखा कि A और B रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में C और D बन रहा है, और C और D आपस में मिल करके फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में A और B बना रहे हैं। तो यहां से आपको पता चल गया कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, आप ये ध्यान रखेंगे कि रिएक्टेंट में किसी रिएक्टेंट का अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें, सपोज के लिए A या B का अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं किसी का, तो प्रोडक्ट अपने आप ज्यादा बनने लगेगा। यानी कि अगर A का कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो C और D ज्यादा बनेगा, B का कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो C और D ज्यादा बनेगा। इसका एक कंक्लूजन निकला कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं किसी भी रिएक्टेंट का तो मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। इट मींस द रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड इनटू द रिएक्शन विल बी शिफ्टेड इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब ये कंक्लूजन क्या मिला कि बाय इंक्रीजिंग द concentration of the reactants equilibrium will be shifted into the forward direction। इसके लिए अगर कोई आप एग्जांपल ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया H2 और I2, they both are into the gaseous state। अगर इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, तो हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों ही गैसेस फॉर्म में हैं। अगर हम इन दोनों में से किसी एक का क्या करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो HI का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। इट मींस रिएक्शन इज शिफ्टेड इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इट इज द कंक्लूजन of effect of concentration by increasing
द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम ये लिखेंगे इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें रिएक्टेंट का तो देन ये क्या होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन हो गया कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इसका रिएक्टेंट का, किसी भी रिएक्टेंट का, जैसे इसमें 2 रिएक्टेंट है, इसमें 2 रिएक्टेंट है, तो इन दोनों में से किसी रिएक्टेंट का अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो द रिएक्शन विल बी फॉरवर्डेड, द रिएक्शन विल बी शिफ्टेड टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हो गया बच्चों? तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अब इसी क्रम में हम दूसरा वाला देखते हैं। आई होप यू गॉट इट। सेकेंड वन क्या करते हैं बच्चों, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम लिखें इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में तो उसके इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो सपोज के लिए हमने कोई इक्वेशन लिखा, तो इक्वेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज एक्सोथर्मिक एंड वन इज एंडोथर्मिक। मान ले हमने कोई एग्जांपल ले लिया बेटा, N2 प्लस H2 रिवर्सिबल रिएक्शन ये देगा NH3 अमोनिया बनाएगा। ये हैबर्स प्रोसेस, अभी हम इसको बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, दिस इज द हैबर्स प्रोसेस। और यहां जो एनर्जी निकलती है वो करीब करीब 92.4 किलो जूल। ठीक है, अगर हम इसी को ऐसे लिखें तो यहां से जो डेल्टा H है, डेल्टा H का मतलब हो गया चेंज इन एंथैल्पी, हम इसको लिख सकते हैं माइनस 92.4 किलो जूल। तो ये रिएक्शन देखने से आपको क्या मिल रहा है कि अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ N2 प्लस 3H2 ये मिलेगा 2NH3। ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर के अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं और 92.4 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब हो गया यह ऊपर वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर अमोनिया और ये दोनों मिल जाएं तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक। ये ध्यान रखेंगे, एक ऊपर वाला जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और नीचे वाला जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्या इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ली चटेलियस कहते हैं, ली चटेलियस का प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम किसी सिस्टम में प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में चेंज करें तो वह उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता हो, निरस्त हो जाता हो। तो यहां से हम देखते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चों तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही है। टेम्परेचर बढ़ाने पर उधर डायरेक्शन उधर शिफ्ट होगा या उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां वह हीट एब्जॉर्ब हो रही है। आप देखेंगे इसमें से ध्यान से देखेंगे ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो यहां फिर मैं लिख दे रहा हूं, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या होना चाहिए, हम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा है, ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें ऑलरेडी हीट इवॉल्व हो रही है, तो हीट इवॉल्व होने का मतलब हो गया कि वह बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो कहां जाएगा वो, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है,
अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो वह कहां जाएगा बच्चा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, यही आपको लिखना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप का है, मतलब एनर्जी इवॉल्व हो रही है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे वह बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को शिफ्ट कराना है, यानी ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है, तो आप उसका टेम्परेचर क्या करेंगे, कम कर देंगे। एक्सोथर्मिक में वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। जबकि हमको प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है, अगर हमें प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो हम इंक्रीज करने पर रिएक्शन बैकवर्ड में जा रहा है, तो इंक्रीज करने की जगह पे हम क्या करेंगे, उस टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा बच्चा, यहां लिखा है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और यहां भी लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये ध्यान रखेंगे कि दोनों ही कंडीशन में अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और ये बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको अभी मैं एक एग्जांपल यही हेबर्स प्रोसेस वाला ले रहा हूं, बताऊंगा कि कैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे या टेम्परेचर घटाने पे ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मतलब कौन सा ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जिसपे ज्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन हो हेबर्स प्रोसेस से। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर। फिर से मैं कंक्लूड करता हूं कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और फिर से मैं कह देना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने पहली बार ट्यून किया है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइलेंसर केमिस्ट्री, और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आओ अब देखते हैं नंबर नेक्स्ट, चेंज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अगर हम प्रेशर पे इसका इफेक्ट देखें तो क्या होता है, प्रेशर के घटाने और बढ़ाने पर इसका क्या असर होगा, किसका, इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे बच्चों कि हम जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होगा, अगर प्रेशर घटाते हैं तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो सीधा सीधा इफेक्ट यहां से दिख रहा है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर वह उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर उसका वॉल्यूम कम हो रहा हो, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और अगर हम प्रेशर घटा देते हैं तो वह उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा हो। तो वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा कैसे, इसको एक और नई ट्रिक से आप देखेंगे। कैसे देख सकते हैं कि इस वॉल्यूम में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर उसके मोलों की संख्या में कमी आती है। द रिएक्शन विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स विल बी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। यस या नो? आइए देखते हैं। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है N2O4, ये डिकम्पोज हो रहा है किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ये हो गया। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो N2O4 इज गोइंग टू बी डिकम्पोज इनटू 2 मोल्स ऑफ NO2। हो गया बच्चों? तो इस तरह से इस रिएक्शन को अगर हम देखते हैं, ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। तो इसके इस इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का क्या
रूल होगा ये देखने के लिए देखते हैं। N2O4 यहां मोलों की संख्या 1 दिख रही है, यहां मोलों की संख्या 2 दिख रही है। तो अगर हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो वह उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर मोलों की संख्या में कमी हो रही है। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, हम इस पर्टिकुलर इस रिएक्शन के लिए देख रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इट विल बी शिफ्टेड, इट विल बी शिफ्टेड। कहां शिफ्ट होगा, वेयर number of moles decreases, ठीक है, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो उस डायरेक्शन में। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा दे रहे हैं तो उधर शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। इधर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है। तो ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, बाय इंक्रीजिंग। इस रिएक्शन के लिए हम देखते हैं तो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ये क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये पर्टिकुलर उस रिएक्शन की बात हो रही है जो ऊपर हमने लिखा है। अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम टेम्परेचर घटा देते हैं तो वह उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर मोलों की संख्या में इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो यहां क्या लिखेंगे, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। अगर हम प्रेशर को घटा दें तो इट विल बी शिफ्टेड वेयर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेशर के बढ़ाने या प्रेशर के घटाने पर हमको कैसे चेंज करना होगा। अच्छा, अगर मान लो यही N2O4 लिखा था बच्चों, इस N2O4 के लिए अगर आप वॉल्यूम के टर्म में देखना चाहते हो तो इस रिएक्शन को अगर आप ऐसे देखो, यहां आपको मिलेगा Kc इज इक्वल टू, Kc की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ NO2, अगर आप वॉल्यूम के टर्म में देखना चाहते हैं, टू द पावर 2 और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ N2O4, ठीक है। यहां से देखेंगे। अब हमने कहा कि अगर यह बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कैसे जाएगा, अगर हम इसके मोलों की संख्या को ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये क्या होगा, N/V का होल स्क्वायर। इसका कंसंट्रेशन अगर N/V का होल स्क्वायर और नीचे का होगा N/V। अगर हम इसके कंसंट्रेशन बात करें तो ये N/V क्या हो गया, कट गया। तो फाइनली इसके साथ क्या बनेगा बेटा, N/V ऊपर होगा। तो आपने कहा कि जब आप प्रेशर बढ़ा रहे थे तो यह उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर इसका वॉल्यूम कम हो रहा है। तो 1/V, N/V का मतलब हो गया 1/V, 1/V का मतलब हो गया कि यह उस डायरेक्शन में जाएगा जहां इसका वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर आप वॉल्यूम के टर्म में निकालना चाहें तो ऐसे निकालेंगे, लेकिन सीधा सीधा कंक्लूजन आप देखो बच्चों, इसको क्रिटिकल नहीं बनाना है कि अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो उधर शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम जिधर उसके मोलों की संख्या में कमी होती है, और अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं तो उधर जाएगा जिधर उसके मोलों की संख्या में इंक्रीमेंट होता है। तो ये हो गया बच्चों इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब हम अगर कोई इक्वेशन लेते हैं, इस इक्वेशन पे इसका क्या एप्लीकेशन होगा वो देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था हैबर्स प्रोसेस से जब हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो उस रिएक्शन पे आओ देख लेते हैं कि किस कंडीशन में आपको ज्यादा अमोनिया मिलने के चांस रहते हैं। तो यहां अगर हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन, ठीक है, ये एप्लीकेशन है किसका, ली-चिटेलियस प्रिंसिपल का। हमने रिएक्शन लिखा हैबर्स प्रोसेस का, N2 प्लस S2 रिवर्सिबल रिएक्शन देखेंगे बच्चों। इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है
दैट कैटलिस्ट इज Fe, जिसे हम आयरन कहते हैं, और इसमें एक प्रमोटर यूज होता है जिसे हम मॉलिब्डेनम कहते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, हम 450 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, या ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो 750 kK है। और इसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस कंडीशन में क्या बनाता है, अमोनिया बना लेगा। यही है हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया के फॉर्मेशन की विधि। तो नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, और ये बनेगा बच्चा 2NH3। और आपने देखा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हो गया करीब 92.4 किलो जूल एनर्जी इसमें से रिलीज हो रही है। ओके, तो अब इसमें 3 कंडीशंस आपको देखने हैं कि सबसे पहले चेंज इन कंसंट्रेशन, दूसरा हम लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, और तीसरा हम लिखेंगे चेंज इन प्रेशर। तो इन तीनों चीजों पे इसका एनालिसिस करेंगे अकॉर्डिंग टू ली चटेलियस प्रिंसिपल, इस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बच्चा कंसंट्रेशन, अगर आपको ज्यादा अमोनिया बनाना है, ध्यान से देखेंगे, अगर आपको ज्यादा अमोनिया बनाना है तो यू हैव टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन, इंक्रीज द concentration of either N2 or H2, ठीक है। आप नाइट्रोजन या हाइड्रोजन दोनों में से किसी एक के कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा देंगे तो अमोनिया ज्यादा बनेगी, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। दूसरा, अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं, सिंस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन द नेचर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होता है। हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, यानी ज्यादा अमोनिया बनानी है। तो ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए, चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज। क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज्ड, हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। और मैंने आपको बताया कि इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना होता है, 750 केल्विन। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर बताता है कि इतने डिग्री, इतने केल्विन पे अगर आप इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। और नंबर 3 पॉइंट बच्चों देखते हैं कि प्रेशर बढ़ाने या घटाने पर इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि प्रेशर बढ़ाने पर वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर मोलों की संख्या में कमी आ रही है। इधर अगर हम बात करें तो इधर मोलों की संख्या 1 और +3, इधर मोलों की संख्या बच्चा कितनी हो गई, 4 हो गई, और यहां मोलों की संख्या 2 हो गई। और देखेंगे तो हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वह कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहां मोलों की संख्या 2 है, इधर मोलों की संख्या 4 थी। तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा बेटा, तो यहां लिखेंगे प्रेशर इंक्रीज्ड, प्रेशर इंक्रीज्ड, ठीक है। तो यहां आपने किस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए देखा कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या असर पड़ता है। तो आपको इन दोनों में से किसी एक का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा अमोनिया प्राप्त कर सकते हैं। टेम्परेचर पे क्या होगा बच्चा, चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसलिए आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। और ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 750 केल्विन, जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर जब आप इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोलों की संख्या कम है। तो इस तरह से प्रेशर शुड बी इंक्रीज, टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इंक्रीज्ड फॉर गेटिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया इन द हेबर्स प्रोसेस। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट। अच्छा, यहां हमने देखा एक कैटलिस्ट का भी रोल देख लें। Fe जो होता है आयरन के बढ़ाने से, यानी कैटलिस्ट का अमाउंट बढ़ाने या घटाने से
इसके इक्विलिब्रियम पे कोई चेंजिंग नहीं आती है। और यहाँ एमओ हम यूज कर रहे हैं, एमओ बोले तो मोलिब्डेनम विच इज एक्टिंग एज अ प्रमोटर, जो कैटलिस्ट की इफिशियंसी को बढ़ा दे उसी को हम प्रमोटर के नाम से जानते हैं। और इसी में बात आ रही है तो बता दे रहा हूं, जो कैटलिस्ट की इफिशियंसी को घटा देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनको हम इनहिबिटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ इनहिबिटर नहीं यूज हो रहा है, यहाँ प्रमोटर यूज हो रहा है एज अ मॉलिक्यूल। तो बच्चों इट इज ऑल अबाउट द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। आई होप यू एंजॉयड द टॉपिक। अगली क्लास में हम लोग फिर कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज डोंट forget to subscribe my channel, Sir Chemistry.